नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। बहुत बहुत धन्यवाद शहला। वेरी गुड मॉर्निंग टू आवर व्यूअर्स। सुप्रभात। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। साथ ही आपको बताएंगे कि आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक होने वाली है। साथ ही अहमदाबाद में आदि महोत्सव की शुरुआत होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो हमास इजराइल के संघर्ष पे यूएन ने जताई है चिंता। और अगर खेल की बात करें तो पैरा एशियाई खेलों में भारत का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। और तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाप्त करने का किया आह्वान। जल संरक्षण, डिजिटल लेन देन और स्वच्छता जैसे 10 संकल्प लेने की अपील। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर दिल्ली में आज होगी उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक। रोड मैप शेयर करने पर होगा कोविंद समिति का फोकस। इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा के लोगों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। मानवीय कानून के उल्लंघन का दिया हवाला। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से भी मिले एंटोनियो गुटेरेस। अहमदाबाद में आज से शुरू होगा आदि महोत्सव। 3 नवंबर तक खान पान और शिल्पकला से लेकर पहनावे तक में दिखाई देगी आदिवासी और जनजातीय संस्कृति की झलक। वनडे विश्व कप में आज दिल्ली में भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीम। कल खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को दी करारी शिकस्त। पैरा एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने अब तक 9 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक सहित जीते कुल 34 पदक। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ खास खबरें और बात करते हैं दशहरे की। तो देश भर में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस उत्सव में शामिल हुए। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में पीएम ने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आह्वान किया कि एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिवाद और क्षेत्रवाद के लिए कहीं कोई जगह ही ना हो। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक का त्योहार दशहरा दिल्ली के द्वारका में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पीएम मोदी ने रामलीला मंचन के कार्यक्रम का आनंद लिया। इस अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन भी किया गया। पीएम ने कहा कि राम की विजय का पर्व राष्ट्रभक्ति का पर्व बनना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला जल्द ही विराजमान होने वाले हैं और उनके आगमन से पहले ही देश में शुभ सगुन दिखाई देने लगे हैं। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा। पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि विजयादशमी के अवसर पर सिर्फ रावण के पुतले का दहन न हो बल्कि जातिवाद और क्षेत्रवाद की विकृति का भी दहन हो। उन्होंने देशवासियों से आज के समय में ज्यादा सतर्क रहने की बात भी कही। यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं स्वार्थ की सिद्धि निहित है। पीएम ने सरकारी योजनाओं के जरिए गरीबों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने और इसके पूरा न होने तक चैन से नहीं बैठने का भी देशवासियों से आह्वान किया। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लाल किले में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने यहां आयोजित हुए रावण दहन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दशहरे का पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साथ ही कहा कि आज भी हम भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी रूपी रावण जैसे कई बुराइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन मूल्य इन सभी चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज भी हम अपने बुराइयों का सामना कर रहे हैं, जो रावण की तरह भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के रूप में हमारा सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों हमारी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने समाज के हर वर्गों का सहयोग लेकर रावण को हराया था, उसी प्रकार हम सब देशवासी मिलकर वर्तमान समय के रावणों को परास्त कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू हो गया है। इसका आगाज कल मंगलवार से हुआ। सुबह से ही ढालपुर में देवताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। ढोल नगाड़ों की थाप से पूरी घाटी गूंज उठी। यहां पर भव्य देव मिलन को देखने के लिए काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु उमड़े। यहां पर ढालपुर स्थित अस्थायी शिविरों में पहुंचे देवी देवताओं की सुबह पूजा अर्चना हुई। इसके बाद देवताओं के रघुनाथपुर में भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचने का सिलसिला आरंभ हुआ। सुबह 8 बजे से देवताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर बाद तक चलता रहा। वहीं करीब 1.5 किलोमीटर के इस फासले में
लोगों ने जगह जगह देवी देवताओं का स्वागत किया। उधर विजयदशमी का त्योहार श्रीलंका के कोलंबो में भी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक संघ ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ मिलकर उत्सव का आयोजन किया। नवरात्र और दुर्गा पूजा के समापन के इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा और आरती में भाग लिया। इसके बाद सिंदूर खेलने का भी आयोजन हुआ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम सुनने में इज रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जी हाँ, बात करेंगे बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले बीती 23 सितंबर को इस उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि एक साथ चुनाव के मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष सदस्य बनाए गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात। हम जानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है और विचाराधीन है ये कि तमाम विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव क्यों ना एक साथ कराए जाए, क्योंकि इससे देखा जाए तो जनता का काफ़ी फायदा होने वाला है। अब इसका रोड मैप कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज लगता है कि इस पर जो बैठक होने वाली है उसमें एक रोड मैप शेयर किया जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर एक पहल हुई है और एक कमेटी बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। और हम जानते हैं कि इसकी एक अनौपचारिक पहले मुलाकात हुई थी कुछ सदस्यों की और पहली बैठक हुई। उसमें फैसला हुआ कि मान्यता प्राप्त जो दल है, क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय दल हो, उनसे विचार विमर्श किया जाए। लॉ कमीशन अपनी राय रखे। तो एक विधिवत विचार विमर्श की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हमने पिछली बैठक में देखी थी और आज दूसरी बैठक संभावित है, तो निश्चित तौर पर उस पर आगे बढ़ा जाएगा। हम जानते हैं जब कमेटी का गठन हुआ था तब अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री उन्होंने कहा था कि कमेटी गठित हुई है, विचार विमर्श होगा, इसमें जो तमाम तरह की जो टिप्पणियां आ रही हैं पहले कमेटी को विचार विमर्श करने दीजिए और एक विस्तृत विचार विमर्श होगा। क्योंकि एक देश एक चुनाव, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो, ये एक जरूरत है। इससे हम जानते हैं कि बहुत संसाधनों की बचत होगी। समय समय पर चुनाव होने से एक दबाव पड़ता है प्रशासन पर और तमाम जरूरी फैसले या कहें कि योजनाओं को लागू करने में दिक्कत होती है। तो पूरी विचार विमर्श में जो हर पक्ष है, जिसमें राजनीतिक दल है, चुनाव आयोग है, लॉ कमीशन है, तो उन सब के साथ विचार विमर्श करके इस पर आगे ये कमेटी अनुशंसा करेगी। तो आज दूसरी बैठक है। उम्मीद यह है कि जो पहली बैठक में जिन मुद्दों पर एक आम राय बनी थी उससे आगे बातचीत होगी। किस तरह से लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, लॉ कमीशन का क्या कहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई इस तरह की जल्दबाजी नहीं है कि कल ही रिपोर्ट देनी है या फिर कल ही
अगला ही चुनाव इस तरह से एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ा जाए। विस्तृत चर्चा के बाद ही कमेटी अपनी अनुशंसा देगी और उसके बाद की प्रक्रिया भी एक तरह से कहे वो विचार विमर्श के बाद चलेगी। तो निश्चित तौर पर एक पहल हुई है, पहली बैठक हुई थी, उसमें कुछ मुद्दे आए थे, एक राय बनी थी कि अलग अलग पक्षों से किसको बुलाया जाए, उनके साथ विचार विमर्श किया जाए। तो अब आज की कमेटी, आज जब कमेटी बैठक करेगी तब देखना होगा कि किन बिंदुओं पर विचार विमर्श होता है। ठीक बात शैलेंद्र, साथ ही आपने जैसा कि कहा कि ये देश की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, एक संघीय देश है। इस तरीके का एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल को लेकर आना अपने आप में बहुत आकर्षक दिख रहा है, लेकिन चुनौतियां भी खूब होंगी क्योंकि संवैधानिक पहलुओं को भी देखना होगा। ऐसे कौन से संवैधानिक पहलू हैं या ऐसे कौन से कानूनी बदलाव हैं जो एक राष्ट्र एक चुनाव को लाने के बाद लाए जा सकते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही है कि जब लोकसभा के चुनाव और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो फिर ये जिस कमेटी जब बनी थी तब इस बात को बिंदुवार रखा गया था कि कमेटी किस किस मुद्दों पर विचार करेगी। यानी अगर कहीं कोई सरकार अल्पपक्ष में होती है तो क्या विकल्प होगा, अगर किसी राज्य में सरकार गिरती है तो क्या विकल्प होगा। तो इसके लिए कुछ संवैधानिक बदलावों की जरूरत होगी। ये कार्यकाल 5 साल का एक तरह से सुनिश्चित करना होगा, उसके क्या विकल्प हो सकते हैं। यही वजह है कि एक कमेटी बनाई गई है जो पूरी तौर पर इस बात पर विचार करेगी और संविधान में संशोधनों की भी जरूरत होगी जहां तक कार्यकाल का सवाल है। तो यही वजह है कि जब जिन 6-7 बिंदुओं को प्रमुख तौर पर रखा गया था इस कमेटी के सामने, उसमें ही इन सब विकल्पों को भी रखा गया था कि क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या क्या संवैधानिक बदलाव की जरूरत हो सकती है, कैसे कार्यकाल सुनिश्चित होगा, अगर अल्पमत की सरकार होती है या फिर सरकार गिरती है तो क्या विकल्प होंगे। इन सब पर विचार करने के लिए ही ये समिति बनाई गई। और बेहद महत्वपूर्ण भी है ऐसा होना शैलेंद्र, क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार जब भी चुनाव होता है तो एक बड़ा जो है वर्कफोर्स उसमें लगती है, पैसा जो रेवेन्यू है वो काफ़ी संख्या में वहाँ लगता है। और ऐसे में जब एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल अगर कामयाब होती है, कारगर साबित होती है, तो जो रेवेन्यू है उसकी भी बहुत बड़ी बचत होगी। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अपील की थी और तब से हम देखते हैं कि एक देश एक चुनाव की चर्चा हो रही है कि क्या ये संभव हो सकता है और कितनी बड़ी एक तरह से देखें बचत होगी देश के लिए जब हम सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के साथ होते हुए देखेंगे भविष्य में। तो निश्चित तौर पर संसाधनों पर एक तरह से समय समय पर जो चुनाव होता है उसमें पूरी मशीनरी लगती है, तो राज्य सरकार के कर्मचारी लगते हैं। हम देखते हैं कि तमाम एक तरह से देखें व्यवस्था उस पर दबाव पड़ता है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी राहत, आर्थिक तौर पर बचत के तौर पर देखें तो राहत तो होगी ही, और साथ ही साथ जो संसाधन समय समय पर चुनाव में खर्च किया जाता है, जो मशीनरी लगती है, वो भी एक बार में ये एक तरह से देखें तो ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसी वजह से एक समिति बनाकर उस पर विस्तृत विचार विमर्श की बात कही गई है और तब से ये चर्चा हो रही है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि कम से कम विचार किया जाए एक देश एक चुनाव कहाँ तक संभव है और खुले मन से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में दूसरी बैठक होने जा रही है एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत की। मध्य प्रदेश की चुनावी फिजा अब तेजी से बदल रही है। लगातार नेताओं की जनसभा हो रही है और नामांकन का दौर चल रहा है। आज की बात करें तो आज केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर सीट से नामांकन भरेंगे। प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद एक चुनावी सभा को प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11 बजे प्रदेश भाजपा दफ्तर में पत्रकार वार्ता करेंगे। इससे पहले कल देर रात भाजपा ने राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू की भी एंट्री हो गई है। कल देर रात जेडीयू ने राज्य की 5 विधानसभा सीटों पिछौर, राजनगर, विजय, राघवगढ़, थादला और पेटलावाद से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उधर कमलनाथ भी आज कई विभिन्न स्थानों पर सभाएं करेंगे।
और ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। आदित्य, चुनावी फिजा की बात कर रहे हैं हम, और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ अब इसमें जेडीयू की भी एंट्री हो गई है। तो चुनाव जो है, जो प्रचार है वो भी काफी मजेदार होने वाला है। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी जो है पर्चा नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। क्या कुछ है वहां की फिजा, बताइए हमारे दर्शकों को। ठीक कह रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो मुख्य मुकाबला होता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होता जी आदित्य है, लेकिन उस मुख्य मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी है, मध्य प्रदेश में हो चुकी है, और जेडीयू ने 5 उम्मीदवार जो हैं अपने वो मध्य प्रदेश में उतार दिए हैं। सीटों के नाम आपने बताए ही हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात आज ये है कि केंद्रीय मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम दिग्गजों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारा है, उन तमाम दिग्गजों का नामांकन का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे और एक बड़ी सभा होगी। कल ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी थी और एक जिसे कहें कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जिसे कहें वो देखने को मिलेगा। तब कई कार्यकर्ताओं के, हजारों कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने की उम्मीद है और जब सभा होगी तो वहां तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा तो होगी। इसके अलावा अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भोपाल में पत्रकार वार्ता करेंगे भाजपा दफ्तर में, जो वॉर रूम बनाया है बीजेपी ने वहां पर। और ये उम्मीद की जा सकती है कि तमाम जनजातीय इलाकों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, उन जनजातीय इलाकों के कामों को अर्जुन मुंडा गिना सकते हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर अर्जुन मुंडा बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं कर सकते हैं। ये तो बात हुई तमाम नेताओं के दौरे की। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर की स्ट्रेटेजी जिसको हम कहते हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। विधानसभा वार स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई है और 230 विधानसभाएं जो मध्य प्रदेश में हैं शैला, उनके प्रभारियों के नामों की सूची जो है वो बीजेपी ने जारी कर दी है और अब वो प्रभारी अलग अलग अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में मेहनत करेंगे, उम्मीदवारों के साथ काम करेंगे और चुनाव जिताने पर, पार्टी को हर बूथ जिताने को लेकर काम करेंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते है कि कोई भी राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाह रहा है। वहीं कमलनाथ भी कई इलाकों में आज रैलियां करेंगे। ठीक बात आदित्य। साथ ही अगर हम देखें कि INDI जो गठबंधन है उसमें फूट पड़ती नजर आ रही है, पहले सपा और अब जेडीयू, तो दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, क्या नजर आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में अब इसका कोई बहुत असर दिख नहीं रहा है INDI गठबंधन को अगर देखें, क्योंकि जो बातें आ रही थी कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे और अलग अलग सीटों पर बंटवारा जो होगा वो आपसी सामंजस्य के साथ होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे पहले फूट देखने को मिली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जहां कुछ बातचीत चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर भी जो है अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब जेडीयू की एंट्री हो रही है। आम आदमी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी थी। मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो जेडीयू में कोई INDI गठबंधन में कोई आपसी सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है। सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन तो अब 2024 के लिए था। अरे भाई, जब 2024 के लिए आपका गठबंधन था तो या तो ये बात पहले स्पष्ट होनी चाहिए थी। ये आपसी दल कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं और तमाम अलग अलग दलों के नेता कह रहे हैं। बिल्कुल, तो वही चीज़ है, लगातार रोचक होता जा रहा है चुनाव का ये जो सिलसिला है, जो प्रचार है। आप अपनी नज़र बनाकर रखिए आदित्य, आगे भी जो ताज़ा अपडेट्स होंगी, जो तमाम मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नया सवेरा में खबरों का सफर जारी रहेगा, आप देखते रहिए DD न्यूज़। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नए सवेरे में चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सुभाषित की। तो आज सुखमाप्नोति स्वातन्त्र्यात् लभते परम् स्वातन्त्र्यात् निर्वृत्तिं गच्छेत् स्वातन्त्र्यात् परमं पदम् स्वातन्त्र्यात् परमं पदम्। तो आइए, जो संस्कृत भाषा में आपने शुभ विचार सुना, आइए उसका अर्थ आपको बताते हैं। मनुष्य स्वतंत्रता से सुख और परम तत्व को प्राप्त करता है। वह स्वतंत्रता के ही कारण निवृत्ति अर्थात शांति और परम पद को प्राप्त कर पाता है। तो ये तो था आज का शुभ विचार। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाज से समाप्त करने का किया आह्वान। जल संरक्षण, डिजिटल लेन देन और स्वच्छता जैसे 10 संकल्प लेने की अपील। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर दिल्ली में आज होगी उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक। रोड मैप शेयर करने पर होगा कोविंद समिति का फोकस। इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा के लोगों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। मानवीय कानून के उल्लंघन का दिया हवाला। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से भी मिले एंटोनियो गुटेरेस। अहमदाबाद में आज से शुरू होगा आदि महोत्सव। 3 नवंबर तक खान-पान और शिल्पकला से लेकर पहनावे तक में दिखाई देगी आदिवासी और जनजातीय संस्कृति की झलक। वनडे विश्व कप में आज दिल्ली में भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीम। कल खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को दी करारी शिकस्त। पैरा एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने अब तक 9 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक सहित जीते कुल 34 पदक। और चलिए अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा के पास, जो कि न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। जी मुकुल, क्या कुछ है आज की सुर्खियां? शुक्रिया शैला। अगर बात की जाए हमारी जो अखबार की सुर्खियाँ हैं उनकी, सबसे पहली जो सुर्खी है दैनिक जागरण में अगर हम देखें, हम जानते हैं सीमाओं की रक्षा करना, जिसमें सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री ने दशहरे के मौके पर जो 10 संकल्प हमें कल फॉलो करने की बात कही थी उनको गिनाया गया है। यानी अगली पीढ़ी के लिए पानी बचाएं, जो डिजिटल लेन देन है उसको कैसे बढ़ावा दें, वो तमाम जो 10 संकल्प हैं उनको यहाँ पर फिर से एक बार दर्शाया गया है, जिससे हर एक आमजन जो है इन 10 संकल्प को अपना सके और एक जो बड़ा बदलाव है वो हम अपने समाज में देख सकें। जो अगली बड़ी खबर है वो थोड़ी सी चिंताजनक भी है। 6 दिन खराब हवा से राहत मिलने के आसार नहीं। आप देख सकते हैं ये जो खबर प्रकाशित हुई है जनसत्ता में, और उसी की वजह से हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से बाहर जो वायु प्रदूषण है उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन जो मेट्रो के अलग से जो 40 ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही हैं, जिससे लोग मेट्रो
को ज़्यादा उपयोग में ला सकें, अपने निजी वाहन जो है उनका इस्तेमाल ना करें, बल्कि मेट्रो से अगर आवागमन करेंगे तो कुछ हद तक जो वायु प्रदूषण है वो कम होने की आशंका, और उसी वजह से ये जो मेट्रो ने 40 अतिरिक्त फेरे हैं ये शुरू किए हैं। अगली खबर जो है वो भी एक अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं पढ़ाई आसान बनाने के लिए एनसीईआरटी ने स्पेशल टीचिंग कोर्स जो है वो शुरू करने की बात कही है, क्योंकि विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद से ही एनसीईआरटी जो है और एक्टिव मोड में हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो नया अब टीचिंग कोर्स होंगे ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए भी होंगे, और कोशिश यही की जा रही है कि कैसे हर किसी को शिक्षा तो मिल सके लेकिन वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण काम उसके तहत होने चाहिए। तो आज इस खबर को यहाँ पे हमने देखा कि नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। जो अगली खबर है वो हिंदुस्तान में है। आप देख सकते हैं देश में जो इलेक्ट्रिक कारें हैं 2030 तक 10 गुना बढ़ जाएंगी। ये अपने आप में काफ़ी अहम खबर हो जाती है शैला, क्योंकि 2025 की अगर हम बात की जाए तो इसमें दर्शाया गया है कि जो कार्बन उत्सर्जन है वो अपने उच्चतम बिंदु पर होगा, और ऐसे में जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनका उपयोग लगातार बढ़ता रहेगा तो और बेहतर स्थिति हमारे सामने आ सकेगी। साथ ही जो अगली खबर है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने प्रकाशित किया है। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगी भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर देखा जाए अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है, लेकिन जापान और जर्मनी जो कि अभी हमसे ऊपर है, माना जा रहा है कि 2030 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 3रे पायदान पर पहुंचेगी, और ख़ासतौर से एशिया प्रांत की अगर बात की जाए तो हम 2रे स्थान पर भी पहुंचने में सफल रह सकते हैं, इस तरह की उम्मीद जताई गई है। और एक और जो अगली बड़ी खबर है हमारी वो आप देख सकते हैं, ये पंजाब केसरी में है। जो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है उसको लेकर कि किस तरीके से अभी तक अगर देखा जाए तो गाज़ा में 24 घंटे में 700 अधिक जो मौतें हैं वो हो चुकी हैं, उनको बताया गया है। और कल हमने देखा था कि यहाँ पे किस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी, खासतौर से जो फ्रांस के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे थे, राष्ट्रपति जब पहुँचे थे। लेकिन इस मौके पर खासतौर से कोशिश यही की जा रही है कि संघर्ष विराम जो है वो हो सके। लगातार कूटनीतिक प्रयास जो हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उस खबर को भी यहाँ पंजाब केसरी ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, दैनिक अखबारों में छपी प्रमुख खबरों को हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में आज से आदि महोत्सव की शुरुआत होगी। 3 नवंबर तक इस महोत्सव में आदिवासी और जनजातीय संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसमें जनजातीय संस्कृति, शिल्पकला, खान पान और आर्थिक प्रयासों के अलग अलग तरीकों को दर्शाने के लिए 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण जैसी चीजों का प्रदर्शन लोगों को देखने को मिलेगा। इस अवसर पर गणमान्य लोगों में संसद सदस्य रामिलाबेन बारा और गुजरात सरकार के जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर के अलावा ट्राइफेड के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत की अपनी जनजातीय विरासत को जानने के लिए आदि महोत्सव एक अहम माध्यम साबित होता जा रहा है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नया सवेरा। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में, और अब वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का।
आतंकी संगठन हमास के हमलों से बौखलाए इजरायल की सेना पिछले 18 दिनों से गजा पर लगातार बमबारी कर रही है। इस बीच तमाम देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र भी मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने गजा पट्टी पर लगातार बमबारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूएन प्रमुख ने बात पर जोर दिया कि कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। गुटेरेस ने अपील की कि हिंसा और बढ़ने से पहले सभी पक्षों को युद्ध से पीछे हटना चाहिए। गुटेरेस ने मध्य पूर्व सुरक्षा परिषद की एक बैठक में कहा कि मध्य पूर्व में स्थिति समय के साथ और अधिक गंभीर होती जा रही है। गजा में युद्ध उग्र हो रहा है, पूर्व क्षेत्र में जोखिम बढ़ रहा है, समाज में विभाजन के कारण तनाव बढ़ने पर खतरा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के महत्वपूर्ण मौके पर वह सभी से अपील करते हैं कि इससे पहले कि हिंसा और अधिक लोगों की जान ले, युद्ध से पीछे हट जाएं। और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि कहीं भी अमेरिकी कर्मियों पर हमला करते हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और कार्रवाई करेगा। ब्लिंकन ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर बात की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आशंका है कि बीते 18 दिनों से चल रहे इजरायल और ईरान समर्थित हमास आतंकवादियों के बीच संघर्ष एक भयानक युद्ध में बदल सकता है, जिसमें लेबनान के भारी हथियारों से लैस तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है। हमास इजरायल तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने यरूशलेम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रामल्ला के फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। अपनी बैठकों के दौरान उन्होंने कहा कि फ्रांस और इजरायल आतंकवाद को अपना साझा दुश्मन समझते हैं। वहीं फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमास का हमला न केवल इजरायल के लिए दर्दनाक था, बल्कि यह फिलिस्तीनी लोगों के लिए भी एक आपदा था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान यह प्रस्ताव दिया है कि इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन गजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ लड़ाई को शामिल करने के लिए अपना दायरा बढ़ाए। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों आज जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह से, जो यरूशलेम में मौजूद हैं। अमृतपाल, इजराइल लगातार अपने हवाई हमले बढ़ाता जा रहा है, मौत के आंकड़े भी देखे जाए तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वहां पर इस समय क्या कुछ जमीनी हकीकत है? देखिए, ये जंग का 19वां दिन है और स्थिति हर घड़ी खराब हो रही है। कल रात इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के अपने एडमिशन से उन्होंने 400 स्ट्राइक्स की कल, तो लगातार स्थिति खराब हो रही है। हमास कह रहा है कि पिछले 2 दिनों में 700 लोग मारे जा चुके हैं इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से, और इजराइल साफ कह रहा है कि वो ज़मीनी रास्ते, समुद्र के रास्ते, हवाई स्ट्राइक्स बढ़ाएगा आने वाले दिनों में, और क्लियर उनका ऑब्जेक्टिव है। कल नेतन्याहू की स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि हम हमास को मिलिटरीली और पॉलिटिकली भी खत्म कर देंगे। तो और साथ ही साथ इजरायली आर्मी वहां मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर रही है सिविलियन पॉपुलेशन को कि आप एक तो मूव आउट करें और दूसरी इजराइल फोर्सेस की मदद करें हमास के खिलाफ। उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, पैसे का लालच दिया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आपकी प्रोटेक्शन का और इस सीक्रेसी का ध्यान रखा जाएगा। अगर जो बंधक बनाए हैं हमास ने उसके बारे में आप जानकारी देंगे। हालांकि ये कितना कारगर साबित होगा ये देखना होगा, क्योंकि वहाँ हमास का ठीक ठाक कंट्रोल है गाजा स्ट्रिप में, और जिस तरह की बॉम्बिंग्स हो रही हैं और जिस तरह की सफरिंग हो रही है, वहाँ के लोग क्या इजरायली फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, ये बड़ा सवाल है। पर अब जैसे आपने कहा कि कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, कूटनीतिक प्रयास तो हो रहे हैं, पर इजराइल ने साफ, जो वेस्टर्न लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, कल इमानुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनको साफ कहा है कि मिलिट्री कैंपेन तो हम हर
कीमत पर जारी रखेंगे, किसी कीमत पे इसको बंद नहीं करेंगे। और तो वहीं इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल के साथ अपनी सहानुभूति जताई और ये भी कह डाला कि जैसे दैश को या आईसिस के अगेंस्ट एक फ्रंट है वेस्टर्न कोएलिशन का, उसी तरह का फ्रंट हमास के खिलाफ भी खोलना चाहिए। तो सपोर्ट जताई, पर वहीं कहा कि बंधकों को फ्री कराना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस जंग का, और दूसरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और सिविलियन कैजुअलिटीज को कैसे रिड्यूस किया जाए ये देखना होगा। तो क्लियरली कूटनीति जो प्रेशर है इजराइल पे वो ये है कि ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड असॉल्ट अभी ना करे, क्योंकि उससे ये जो एस्केलेशन है वो वाइडर एस्केलेशन हो सकती है। पर जंग लगातार जारी है और स्थिति हर घड़ी और गंभीर होती जा रही है। जी अमृतपाल। तो बिल्कुल अमृतपाल ने जैसे कि बताया कि अभी संघर्ष जो है वो लगातार जारी है और हम दिखा रहे हैं संघर्ष के मैदान से लगातार। डीडी न्यूज़ बना हुआ है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अमेरिका में कई राज्यों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभाव को लेकर मेटा और उसकी सहायक कंपनियों पर केस दर्ज किए हैं। मंगलवार को दायर एक शिकायत में कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सहित 33 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों के खतरों के संदर्भ में जनता को बार बार गुमराह किया, जिससे छोटे बच्चों में सोशल मीडिया की लत पड़ गई है। ऑकलैंड और कैलिफोर्निया की संघीय अदालत ने दायर शिकायत के अनुसार आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके मेटा का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। सोशल मीडिया पर लाइक्स की लत लगाकर बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत खराब करने के आरोप में मेटा प्लेटफॉर्म और उसके अधीन आने वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा साबित हो सकता है। और आपको बता दें कि डीडी न्यूज़ हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी उपलब्धियों, इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों के बारे में रूबरू करा रहा है। और इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मेघालय की प्रोफेसर बदाप्लिन के बारे में, जो कई दशकों से खासी भाषा की समृद्धि और संरक्षण में प्रयासरत हैं। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में PhD की, लेकिन विदेश में बसने के बजाय स्वदेश लौट आई और अपना पूरा अध्ययन और अनुभव खासी भाषा के संरक्षण को समर्पित कर दिया। कितनी समृद्ध है ना किताबों की दुनिया, बच्चों से लेकर बड़ों तक, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाओं की किताबें, जैसे पियर बोर्दाज की वैंग, ले पोर्टे d'Occident, les Aigles d'Orient, फ्रेंच किताब है ये। हम सब विदेशी भाषाओं के प्रति तो रुझान रखते हैं, लेकिन हमारे देश की भाषाएं, हमारी लोक भाषाएं, हमारी मातृभाषा, उनके प्रति भी तो संजीदगी ज़रूरी है ना। और इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है मेघालय की डॉक्टर बदाप्लिन वार। वैसे तो लंदन से वो लैंग्वेज साइंस में डिग्री लेकर आई, लेकिन अपने देश लौटी, अपने क्षेत्र में गई और अपनी लोक भाषा खासी को लेकर संजीदगी से काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने कितनी संस्थाएं भी बनाई ताकि खासी भाषा लोगों के बीच लोकप्रिय हो, लोग इसका अध्ययन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खासी भाषा का उन्होंने प्रसार भी किया है और अपने इन्हीं प्रयासों के कारण डॉक्टर बदाप्लिन वार ने पाया पद्मश्री का सम्मान। देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का खासी समुदाय जो खासी भाषा बोलता है, 2012 से पहले इस भाषा को बोलने वालों की संख्या इतनी कम थी कि यूनेस्को को इसे लुप्तप्राय भाषा की सूची में डालना पड़ा। प्रोफेसर बदाप्लिन वार जैसे साहित्यकार और शिक्षाविदों के वर्षों के संघर्ष का ही परिणाम है कि 10 लाख लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही इस भाषा को 2012 में यूनेस्को ने सुरक्षित भाषा का दर्जा दिया। प्रोफेसर बदाप्लिन वार ने अपना पूरा अध्ययन और अनुभव खासी भाषा के संरक्षण को ही समर्पित कर दिया। शिलांग में जन्मी प्रोफेसर बदाप्लिन वार बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थी। अंग्रेजी और भाषा विज्ञान में MPhil करने के बाद लंदन विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में PhD की, लेकिन विदेश में बसने की बजाय इन्होंने स्वदेश वापसी की और 1983 में पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय के खासी विभाग से जुड़ गयीं और तब से यहीं अपनी सेवाएं दे रही हैं। Actually, I came from a family. मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरे माता पिता दोनों को किताबों में बहुत रुचि थी और वे पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। मेरी माँ पढ़ने की शौकीन थी और उन्होंने बहुत सारी किताबें एकत्र की थी और हमारे घर में एक कमरा था
जहां हम किताबें रखते थे। मुझे बहुत छोटी उम्र से ही किताबें पढ़ने में रुचि थी। पद्मश्री की जब घोषणा की गई तो मैं बहुत खुश थी। साथ ही मैं भारत सरकार की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के काबिल समझा। यह पुरस्कार मिलना एक तरह से न केवल मेरे काम का सम्मान है, बल्कि ये खासी भाषा का भी सम्मान है। जब मुझे यह पुरस्कार मिला तो मैं बहुत भावुक हो गई थी, क्योंकि यह पहली बार है कि जब हमारी भाषा को इतने ऊंचे स्तर पर मान्यता मिली है। मैं आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। प्रोफेसर बार अन्य जिम्मेदारियां निभाते हुए भी खासी भाषा की समृद्धि और संरक्षण में हमेशा जुटी रही। सोसाइटी फॉर खासी स्टडीज, द ट्राइबल लिटरेरी फोरम ऑफ इंडिया और शिलोंग एकेडमिक सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर बार खासी भाषा विज्ञान, साहित्य और संस्कृति और अनुवाद के विशेषज्ञ हैं। उनकी कई पुस्तकें और रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सम्मेलन और सेमिनार्स के माध्यम से वे खासी साहित्य के प्रसार में भी जुटी हैं। शिक्षाविद के रूप में आपने कई विद्यालयों के निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। As a daughter, I would have to say, एक बेटी के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी माँ हमेशा कड़ी मेहनत करने वाली महिला है। वो बहुत मेहनती हैं। उन्हें समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके पास जो भी समय रहता है वो उसका भरपूर सदुपयोग करती हैं। उनके पास जो भी काम रहता है वो उसे पूरे दिल से संभालती हैं। वो मेरे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं वो पूरी तरह से उनकी हकदार हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि वो किसी भी चीज के लिए कितना प्रयास करती हैं। उन्होंने मुझे हमेशा प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया है। हमें विश्वास नहीं हुआ जब हमें पता चला कि मेरी माँ को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने जो कड़ी मेहनत की उसके लिए वो इस पुरस्कार की हकदार हैं। प्रोफेसर बदापलिन बार द लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और द ट्रांजैक्शन ऑफ फिलोलॉजिकल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम की सदस्य और मेघालय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए खासी पेपर के पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय लोक भाषा सम्मान समेत कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी प्रोफेसर बदापलिन बार को खासी भाषा, उसके साहित्य और संस्कृति को संरक्षित करने और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर ढेरों शुभकामनाएं। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे कारोबार की। आरबीआई ने खुदरा निवेशकों के लिए खुशखबरी दी है। अब खुदरा निवेशक आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 का योग्य की खरीदारी कर सकते हैं। दवाओं का कच्चा माल बनाने वाली कंपनी ब्लू जेट हेल्थकेयर ने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से 252 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने बताया कि उसने 346 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 72.85 लाख इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 130 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण करने की घोषणा की है। परियोजना के अंतर्गत टूरिस्ट सेंटर में टूरिज्म ऑफिस, यात्री निवास समेत तमाम सहूलतों का विकास किया जाएगा। खेलकूद के सामान बनाने वाली कंपनी एसिक्स इंडिया का वित्त वर्ष 2022-23 में लाभ 37.7% बढ़कर 55.1 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है।
बहुराष्ट्रीय पेय कंपनी कोका कोला की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष के सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री एवं राजस्व में 3 साल की उच्चतम वृद्धि दर्ज हुई है। और आइए कारोबार के बाद अब वक्त हो चला है खेल की खबरों को देखने का। वनडे विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मैच में जीत मिली है, वहीं नीदरलैंड सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई। वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हरा दिया है। जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। पैरा एशियाई खेलों में भारत की ओर से तीसरे दिन की शुरुआत जैवलिन थ्रो में स्वर्ण और कांस्य पदक के साथ हुई। सुमित अंतिल ने पुरुषों के F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। कांस्य पदक भारत के पुष्पेंद्र सिंह ने अपने नाम किया। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के नवीन ने कांस्य पदक जीत लिया है। नवीन ने प्रतियोगिता के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में मोल्डोवा के खिलाड़ी को हराया है। भारत की महिला निशानेबाज सैन्यम ने एशियन जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। सैन्यम ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पर निशाना साधा। और आइए अब खबरें देखेंगे ग्लैमर वर्ल्ड से। अभिनेता चिरंजीवी की आगामी फिल्म मेगा 156 का पूजा समारोह के साथ शुभारंभ हो गया है। इस फैंटेसी एंटरटेनर फिल्म का निर्देशन वशिष्ठ करेंगे। निर्देशक दिग्पाल लांजेकर ने अपनी आगामी फिल्म मुक्ताई की घोषणा कर दी है। ये फिल्म 2 असाधारण संतों, संत ज्ञानेश्वर और संत मुक्ताई पर आधारित है। फिल्म अगले साल जून में रिलीज होगी। अभिनेता तेजा सर्जा की सुपर हीरो वाली आगामी फिल्म हनुमान का नया पोस्टर जारी किया गया। ये फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। अभिनेता आदिल खान की आगामी फिल्म दशमी का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। ये फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री अब महाभारत से प्रेरित आधुनिक युग की एक कहानी को छूने जा रहे हैं। उनकी इस अपकमिंग फिल्म का नाम उन्होंने पर्व रखा है। कंगना रनौत और राघव लॉरेंस की फिल्म चंद्रमुखी 2 26 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। और अब बात आज के योग सूत्र की। नियमित रूप से की जाने वाली योग की क्रियाएं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यह हम सब जानते हैं। तो आइए आज मोटापा को कम करने वाली एक यौगिक क्रिया सीखते हैं हमारे योग सूत्र की इस कड़ी में। नमस्ते, मैं मनीजा। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिसकी मदद से आप पेट पर जमी चर्बी को कम कर सकते हैं और अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल आएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ शोल्डर लेवल रखेंगे। धीरे से अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ रोल करेंगे और दाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बाएं हाथ को रोल करेंगे और बाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे। 6 सेकंड बाद दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। दूसरा आसन है उत्तान पदासन। उत्तान पदासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को 90 डिग्रीज तक रखेंगे। पैरों की उंगलियां आपकी तरफ। इस आसन को हम 6 सेकंड या 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं।
आसन छोड़ने के लिए धीरे से घुटनों को बेंड करें और दोनों पैरों को सीधा कर दें। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं गुरुमा हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। इन आसनों के अलावा हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा। रोज़ 1-1 इंच के दालचीनी के 2 टुकड़े लें या 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर लें और उसे पानी में उबाल लें 10 मिनट के लिए और फिर उसे छान लें। गुनगुना पिएं या गर्म पिएं, मगर दिन भर इसे पीते रहें। दिन में एक्टिव रहें, हर आधे घंटे अपनी जगह से उठे और थोड़ा चले, याद रख के करें। मन को सही स्थिति में रखें। मन में अगर तनाव आया तो उसका असर बहुत बुरा पड़ता है शरीर पर। तनाव मुक्त जीवन जीना सीखना ही है, कोशिश करें। नमस्कार। और अब बात आज के मौसम की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान। और अब नजर डाल लेते हैं शहरों के तापमानों पर। तो नया सवेरा के इस अंक में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं विजयदशमी पर मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में 108 महिलाओं के वीणा वादन से। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से वो वीणा वादन कर रही हैं और क्या माहौल, क्या समा तैयार हुआ है इससे। तो आप उठाइए इस वादन का लुत्फ और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रयोग